हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे मोस्ट रिपीटेड 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट में हमने आपको करा दिए हैं। और अब हम करा रहे हैं 2021 और 2022 बैच के आपके क्वेश्चन 2023 बैच के लिए। जो अगर आपके जो पेपर है, अगर आपका कल जैसे रचना साहित्य का पेपर है तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए 2021 बैच का सॉल्व पेपर, और 2022 बैच का भी आपके पास अभी कुछ घंटे में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि 2021 बैच का पेपर है जो हुआ है वो हम आपके लिए आज लेके आए। और हम आज जैसे कि पहले संस्कृत का पेपर हो चुका है, पदार्थ का हो चुका है, क्रिया शरीर का हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे आपके जो पेपर हुए थे, जो रेस्पॉन्स आया है उन पेपर से, जो हमने पेपर सॉल्व करवाए हैं एज इट इज़ उनसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। प्लस 10 ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जिस बच्चे करके गए थे उनके पेपर के रेस्पॉन्स जो है वो एकदम अच्छे थे। उनके एज इट इज़ ये समझ लीजिए कि 80 to 90% क्वेश्चन हमने जो बताए थे वहीं से आए थे। तो लास्ट 10 ईयर्स की जो प्लेलिस्ट है एनालिसिस की हुई क्वेश्चन की, वो आप देख के जाना, उससे आपका इजीली पेपर जो है अच्छा जाएगा, प्लस आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। और हम आपको 2021 बैच का पेपर सॉल्व करवा दें, क्योंकि जो जैसे पदार्थ विज्ञान का पेपर था, सेकेंड पेपर एज इट इज़ प्रिंट हुआ था 2021 बैच का, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे 5 नंबर के 10 नंबर के एज इट इज़ रिपीट हुए थे। और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो ये रचना साहित्य का 2021 बैच का पेपर रिपीट हो। तो आप ये गलती मत करना, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, जिससे क्या कि आपको ये पेपर के सारे क्वेश्चंस याद रहे। और ये क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो 100% आपकी जो कल के पेपर है उसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस है, यानी आराम से आप 80 to 90% ईजिली कवर कर पाओगे। क्यों? एनसीएजम का आपको पता ही है 2020 से वो स्टार्ट हुई थी, यानी उसका एस्टेब्लिश है। उसके बाद में सीसीआईएम की जगह एनसीएजम ने ही जो बीएमएस है और जितने भी आयुष के अंदर कमिटी है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी वो है यानी प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, इन सब की एनसीएजम पेपर लेती है, कंडक्ट करती है। तो रचना साहित्य के जो है 2021 और 22 बैच से सिलेबस उन्होंने बनाए, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। और ये जो पेपर है, ये जो पैटर्न है एज इट इज़ इनसे ही बनेगा। तो आगे भी आपके जो 2023 बैच का जो पेपर है, जो 22 बैच का पेपर हुआ था और 21 बैच का हुआ था, उनसे ही क्वेश्चन लिए जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे जो 23 बैच का आपका पेपर है कल, ठीक है। तो कल के पेपर के लिए आज हम आपको 21 बैच का पेपर सॉल्व करवाने हैं, तो इसको पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 20 एमसीक्यू आते हैं, इसमें 5-5 के नंबर के आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, प्लस जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके 4 आते हैं। तो आप ये गलती मत करना, ये यहाँ से पेपर आने के यानी कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होने के 90% चांसेस हैं। तो आप ये पेपर सॉल्व करके जाना। सबसे पहले अपन देखते हैं 20 एमसीक्यू। इन 20 एमसीक्यू को हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। इसमें सबसे पहले 2021 बैच में क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था सजाइटा प्लेन क्या है। तो उस सजाइटा प्लेन से आप क्या समझते हैं, ये जो मेनली है पैरेलल होती है किसके, वर्टिकल प्लेन के, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जाएगा। उसके बाद में अव्यक्त, जो गर्भ की मासूमिया उस चैप्टर में आपने देखा होगा कि अव्यक्त क्या होता है, वो होती है प्रकृति। तो प्रकृति के क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, अव्यक्त, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन देख से जो सन के शरीर है उससे आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखे जाएंगे। इसमें भी जैसे 2 क्वेश्चन आ गए, एक ही यहाँ पे आया था सीमेंट कितने होता है, तो सीमेंट कुल होते हैं 14। जैसे आपसे इस बार इन्होंने 21 बैच में सीमेंट पूछा, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ कितने होते हैं, स्नायु कितनी होती है, कंधराई कितनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कितनी होती है संख्या में, ठीक है। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि संरंगनी क्या है, अंग है, प्रत्यंग है या फिर सोतस है, या इनमें से कुछ नहीं है। तो संघनी, आप अगर आपको कोई चीज़ याद आ भी नहीं रही हो, जैसे 22 बैच में आई थी वो जीविका क्या होती है, ठीक है, तो वो होती है प्रत्यंग। वैसे ही इसमें इन्होंने 21 में पूछा श्रृंखनी, तो ये भी होगी प्रत्यंग, क्योंकि एलिमिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो सोतस आपको पता ही है, आचार्य चरों को सुश्रुत ने जैसे बाह्य और अभ्यंतर 9 और 11 पेयर बताए, तो उनमें कहीं पे भी संघनी का वर्णन नहीं देखा। तो इससे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि सोतस तो नहीं है। फिर अंग भी नहीं होंगे, ठीक है, और प्रत्यंग देखोगे तो प्रत्यंग होंगे, तो इसलिए इसका आंसर चल जाएगा प्रत्यंग। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में इन्होंने पूछा कि लेग क्या है, लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है या पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब। सबसे पहले आपको ध्यान रखने की कौन कौन से रीजन्स पार्ट बांटे गए एनाटॉमी में, यही तो पढ़ते हैं अपन पूरे साल कि कौन से में क्या रीजन है। तो लिम्ब, लोअर लिम्ब जो है उसमें अपन ने 3 रीजन देखे थे,
थाई रीजन, लेग रीजन और फुट रीजन। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या है ये? लेग एक पार्ट है लोअर लिम्ब का, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं सुसुत। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पेपर की टॉपिक है ना, जैसे सेकंड पेपर में मर्म शरीर है ना, उसे 15 से 20 नंबर का वेटेज होता है, कम से कम 15 नंबर का वेटेज तो रखता है। और इसमें जो है फर्स्ट पेपर में गर्भ शादी जो है वो आराम से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन तो इजीली देगा ही देगा, और 20 नंबर तक का वेटेज उसका चला जाता है, ठीक है। यानी एग्जामिनर वेटेज तो उसका एनसीएसएम सिलेबस में 10 से 15 नंबर का है, तो आराम से वहाँ से क्वेश्चन आता है, एक 5 या 10 नंबर में पूछता है और 2-3 एमसीक्यू आ जाते हैं। तो इसमें जैसे ये है ना, गर्भ की मांसपेशियों वजह से एक क्वेश्चन आया था कि बुद्धि गर्भ में कौन से महीने में उत्पन्न होती है षष्ठी बुद्धि। इनके श्लोक आप एज इट इज सुश्रुत के अनुसार याद करके जाना, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना, ठीक है। तो इस 6th का आंसर आएगा षष्ठी बुद्धि। तो 6ठा महीने उसके अंदर बुद्धि की क्या होती है? उत्पत्ति। उसके बाद में अपन देखो ये देखते हैं डक्टस आर्टियोसिस। तो डक्टस आर्टियोसिस है वो अपने वही बिफोर बर्थ जो है जो यही गर्भ की मांसपेशियों से शुरू होती है, इसको मॉडर्न में देखते हैं। तो उसमें ही अपन देखें ना एम्ब्रियोलॉजी, उसका यही क्वेश्चन है। इसमें डक्टस आर्टियोसिस जो है मेनली क्या था, रेमिनेंट रह जाता है आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे क्या है, डक्टस आर्टियोसिस क्या होता है, रेमिनेंट यानी रिमूव हो जाता है। ये एक तरीके से बाईपास करता है किसको, हार्ट को लंग्स से, हार्ट बच्चे के हार्ट और लंग्स को बाईपास करता है, ठीक है। इसलिए क्या है, एक तरीके की आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फोसाओलिस। फोसाओलिस जो है मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाइवा में भी पूछ लेता है एग्जामिनर और एमसीक्यू में भी दे देता है। फोसाओलिस क्या है, एक तरीके की डिफॉर्मिटी है हार्ट में। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे क्या है कि कई बार जो हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो क्या है कि बाईपास रहते हैं। जो अपर चैम्बर है ना दोनों, उनके बीच में एक होल होता है जिसको अपन फोसाओलिस कहते हैं। आफ्टर बर्थ वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। बट कई बच्चों में क्या होता है कि ये क्लोज नहीं हो पाता, इसलिए अपन इसको क्या है कि डिफॉर्मिटी होती है फोसाओलिस, जिसके कारण इस अपन लोकल लैंग्वेज में इसको दिल में छेद भी कहते हैं। इसकी सर्जरी के होके ये सही हो जाता है इजीली। तो ये किसका पार्ट है, देखो इसके ऑप्शन देखेंगे, ये एक लीवर में फोसा है या कौन सी स्किन में, अम्बलाइकस में फोसा है या हार्ट में। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड, क्या ये अम्बलाइकस हार्ट। फोसाओलिस क्या है, हृदय में फोसा है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे तिरेक। तो लिगामेंटम टेरिस है वो क्या होता है, देखो लिगामेंटम टेरिस आपने एनाटोमी में 2 जगह पढ़ा होगा, एक तो लीवर में और एक पटेला बोन के ऊपर, ठीक है। तो जो ये लिगामेंट पटेला बोन पे नहीं, ये आपने पढ़ा है फीमर बोन पे। जब फीमर बोन अटैच होती है ना कहाँ पे, हिप जॉइंट फॉर्मेशन के लिए लिगामेंटम टेरिस वहाँ पे आता है, एक आता है लीवर में। तो ये जो है लीवर, यहाँ पे इसको मेन मोटिवली लीवर के लिए यूज़ किया है, क्योंकि आफ्टर बर्थ ये वही प्रेगनेंसी वाले का ही है, 9 महीने के बाद जो होता है ये क्या है, रेमिनेंट रह जाता है वेन का लिगामेंटम टेरिस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जैसे डक्टस आर्टियोसिस है वैसे ही लिगामेंटम टेरिस है, ठीक है। ऐसी 2 स्ट्रक्चर और है जो अपन उस सीरीज़ में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर के क्वेश्चन में मेनली पूछा गया है कि कितनी टाइप की बोन होती है, टाइप्स ऑफ बोन। जो हमने ऑस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ पढ़ाई है उसके वीडियोज़ आप देखना, उसमें हमने आपको बताया है टाइप्स ऑफ बोन कितनी होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, तो लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, इरेगुलर है ना, स्मॉल बोन, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर बोन हमने नहीं बताई थी, तो इसका ऑप्शन जाएगा नॉट। ध्यान रखना नॉट, आपको ध्यान रखना, कई बार क्या है कि अपन गलती कर जाते हैं, नॉट नहीं पढ़ने में आता है और देख जल्दबाजी में अपन फर्स्ट ऑप्शन टिक कर जाते हैं, तो आपको टिक करना है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अस्थि कितनी होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वो होती है 300। अलग अलग आचार्य ने अलग अलग माने, 360, 300, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन से आचार्य ने कितने माने। जैसे इस बार सुश्रुत का पूछ ले तो अगली बार चरक का पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एनकोनियस। एनकोनियस क्या है, एक तरीके की मसल है। तो ये पेशी से आपको क्वेश्चन होगा, मेनली जो होता है ना पेशी शरीर और मायोलॉजी, ये दोनों का मेनली मायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एपोनेुरोसिस। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा एग्जामिनर ने कि एपोनेुरोसिस क्या है। तो एपोनेुरोसिस से आपको पता ही होगा कि फ्लैटेड टेंडन को क्या बोलते हैं, एपोनेुरोसिस। मेनली बहुत सारी जगहों पे देखा है, जैसा कि आपने देखा होगा हैंड रीजन में तो टेंडन और एपोनेुरोसिस हो जाता है, एब्डोमेन में एंटीरियरली हो जाता है एपोनेुरोसिस, फ्लैटेन टेंडन, इसका मतलब होता है फ्लैटेन टेंडन। तो इसमें ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टाइप ऑफ लिगामेंट, सेकंड ऑप्शन दिया है टाइप ऑफ बोन और थर्ड दिया टाइप एन आर्टी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला टेंटोरियम सेरिबेली क्या है। क्या है, एक तरीके का ड्यूरामेटर है ना, उसका क्या है फोल्ड,
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ड्यूरामीटर का कवरिंग या फिर इसमें फोल्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कोडा इक्विनाई, ये इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें कोडा इक्विनाई का मतलब होता है, ठीक है, स्पाइनल कोड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व। आप क्रेनियल नर्व 12 की 12 का नाम याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। इस बार थर्ड पूछा तो अगली बार आपको 10th पूछे, जैसे वेगस नर्व है, तो आपको ध्यान रखना कि 5th क्या है, 6th का क्या नाम है। तो इसका क्या आएगा, थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम है ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें पैरासिम्पैथेटिक। अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई लार्ज इंटेस्टाइन को कौन सी करती है, तो वो है वेगस नर्व। जितने भी विसराज है उन सब में क्या है, सप्लाई करती है वेगस नर्व। अगर आपको कोई भी विसरा दे दिया, कोई भी ऑर्गन दे दिया, उसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दे सप्लाई दी है, तो आपको इजीली टिक करके आना है वेगस नर्व, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अपन ने नीट में भी पढ़ा है और पहले भी अपन ने बहुत पढ़ा है कि मिक्सो टाइप की ग्लैंड कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, पैनक्रियास ग्लैंड। ऑप्शन में खूब सारी ग्लैंड दे रखी है, ये जो ग्लैंड है ना एंडोक्राइन सिस्टम, वहाँ से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है बहुत एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से सिक्रेट करती है, यानी डक्ट से भी सिक्रेट करती है, डक्ट ब्लड में ही सिक्रेशन करती है। फिजियोलॉजी में भी पूछ लेते हैं और ये यहाँ पे एनाटोमी में पूछ लिया जाता है। इस सिस्टम का लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है लिम्फेटिक सिस्टम का। ये क्या है, मैंने लिम्फेटिक सिस्टम का रिजर्वोयर है, तो ऑप्शन देखो रिजर्वोयर CSF, रिजर्वोयर बाइल, रिजर्वोयर ब्लड नहीं, या रिजर्वोयर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसका ऑप्शन जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं इलेक्शन हार्मोन। ये एज इट इज़ आप इसको गर्भ यानी एम्ब्रियोलॉजी से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंडोक्राइन से भी ले सकते हैं। जो रिलैक्सिंग हार्मोन है वो मेनली सिक्रीट होता है प्लेसेंटा से, ठीक है, जब बच्चे की बर्थ होती है, ठीक है, आफ्टर बर्थ। उसके बाद में अपन देखेंगे, देखो अपने 20 नंबर के MCQ कंप्लीट हो गए हैं 2021 बैच के। अब अपन देखेंगे 21 बैच के 5-5 नंबर के क्वेश्चन। मैंने 5-5 नंबर के क्वेश्चन में इनसे देखो वही पूछा गया है। 5 नंबर में फर्स्ट टाइमेस्टर पूछ लिया एग्जामिनर आपको, क्या तो फर्स्ट टाइमेस्टर पूछ लेगा 5 नंबर में देगा, तो क्या सेकंड पूछेगा, क्या थर्ड पूछेगा। तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट के अंदर आपको दे देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ लिखने हैं, सेकंड टाइमेस्टर में आपको 4th 5th 6th लिखने हैं, और 7th 8th 9th थर्ड टाइमेस्टर में लिखने हैं। ये तीनों टाइमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको 5-5 नंबर में देगा। इसकी आयुर्वेदा की श्लोक हिंदी प्लस एक मॉडर्न एस्पेक्ट इसके लिखने हैं, ठीक है। इसके अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमने इसको बहुत अच्छे से एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। जो 100% क्वेश्चन आने वाले लेक्चर्स है ना, उनको हमने सीरीज़ में उसमें एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छे से आप पढ़ के जाना टाइम में, शायद कल के एग्जाम में आपके 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आए, क्या तो 5 नंबर में आएगा, क्या 10 नंबर में। चेंजेस क्या करेगा एग्जाम में, या फर्स्ट की जगह सेकंड कर देगा, सेकंड की जगह थर्ड कर देगा, या फिर पूरा का पूरा दे देगा 10 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें ग्लैंड से, क्या है कि किस बेस में 2 क्वेश्चन आ गए थे। एक तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पूछ रही थी और थाइमस ग्लैंड पूछ रही थी, मेनली एक ही आती है। बट यहाँ पे क्या है कि क्या हुआ, पहली बार पेपर बनाते हैं किस बेस का, तो इन्होंने क्या है 2 दे दी। इसमें मायोलॉजी भी ज़्यादा वेटेज की दे दी, बट इतना वेटेज मायोलॉजी का भी नहीं था। कुछ वेटेज कई बार क्या होता है एग्जामिनर बनाता है पेपर और सिलेबस देख के ही बनाते हैं, बट कई बार क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है जिसका वेटेज से ज़्यादा, तो ठीक है उसमें अपन क्या है कि कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिनर ही बनाते हैं पेपर, ठीक है। तो उनमें इतना है कि आपको बोनस मार्किंग मिल जाती है थोड़ी, यानी लीनियर चेकिंग हो जाएगी। अदरवाइज आजकल तो क्या जैसे 22 बैच का एज इट इज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आया था, तो फर्स्ट टाइम होता है 21 बैच पे, इसलिए इनके साथ क्या कई बार चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें 2 ग्लैंड पूछी गई थी, पैराथायरॉइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। इनमें क्या ग्लैंड को आपको कैसे लिखना है, हम एंडोक्राइन सिस्टम जब आपको पढ़ाए हैं इनमें, तब उसमें बताएंगे कि ग्लैंड को सबसे पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, कितनी बॉडी होती है, कितनी सरफेस होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में वो उसकी डक्ट कौन सी होती है, कहाँ उसका सिक्रीशन होता है, कौन कौन से हार्मोन उसमें आते हैं, उसकी आर्टरी सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, प्लस उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, ये आपको लिखना है सब हेडिंग्स डाल के, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप हेडिंग्स में लिखोगे तभी आपके एनाटॉमी में अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लस एक डायग्राम, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा डायग्राम बनाना, इससे आपका क्या एग्जामिनर के पास पूरी इम्पैक्ट पड़ता है और आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। पास होने के लिए भी आप जितने डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फीमेल पेल्विस दिया था उनको एक 5 नंबर में, इसमें आपको मेल और फीमेल पेल्विस में डिस्टिंग्विश करना है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल पेल्विस वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में मायोलॉजी से इन्होंने एक 5 नंबर में दिया, एक 10 में दिया। 5 नंबर में इन्होंने टाइसस बेकर दी,
क्या लिखोगे, मायोलॉजी में कोई भी मसल्स देते हैं या कोई कंपार्टमेंट देते हैं पूरा का पूरा, जैसे ये तो 5 नंबर में बहुत छोटी एक मसल दे दी, बट ये भी ईजी नहीं, आप आराम से इसको 2 से 3 पेज में लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इसके ओरिजिन जनरल इंट्रोडक्शन लिखोगे, ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन से जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है, इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद में आप लिखोगे इसके कितने पार्ट्स है, जैसे ट्राइसेप्स यानी इसके 3 हेड होते हैं, ठीक है, इसके ओरिजिन, इसके इंसिजन, ये लिखना है, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, उसके मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि अभी 21 बैच से ही लागू हुआ है, मेनली फाइनल ईयर का टॉपिक है, जो कि फाइनल ईयर में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, इसलिए एनसीएसएम ने इसको फर्स्ट ईयर में भी रखा है एनाटॉमी में। तो आप देखिए केस नक हो दंत, इसके 5 नंबर का वेटेज है। अगर इसके नोट्स आपके पास नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, या हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे। या आप पढ़ के जाना, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, ये फिक्स है, क्योंकि अभी ये सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। केस नक दंत, इसमें क्या लिखना है आपको, इसका आयुर्वेदिक एस्पेक्ट, इसका मॉडर्न एस्पेक्ट, इसका जनरल इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले, तो उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन जिन जिन आचार्यों ने, और इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार संधि कितने प्रकार की, देखो अस्थि और संधि सारी, ये दोनों के दोनों 5 नंबर में पूरे के पूरे चैप्टर पूछ लेते हैं कि अस्थि का वर्णन करते हुए उसका क्लासिफिकेशन लिखो, संधियों का वर्णन करते हुए उसका क्लासिफिकेशन लिखो, ठीक है। मेनली ये सुश्रुत के अनुसार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो द फोर्थ वेंटिकल, नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है, फोर्थ वेंटिकल। वेंटिकल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही वेंटिकल हैं, क्या तो फोर्थ वेंटिकल पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा लेटरल वेंटिकल। जैसे यहाँ पे फोर्थ वेंटिकल आ गया तो इस बार आएगा लेटरल वेंटिकल, आप पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो 5 नंबर के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं लास्ट 10 नंबर के 4 क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 10 नंबर में क्या पूछा, एक तो इन्होंने कंपार्टमेंट दे दिया, वो दिया एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। सबसे पहले आपको मसल्स के नाम पता होना चाहिए, थाई रीजन के एंटीरियर कंपार्टमेंट में कितनी मसल्स होती हैं, ठीक है। पहले नेम लिखोगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिख दोगे, ठीक है, कि है ना कौन सी मसल, जैसे लॉन्गेस्ट है या शॉर्टेस्ट है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स जो स्पेशल पॉइंट है वो लिख दिया। फिर उसके ओरिजिन लिखोगे कि कहाँ पे होते हैं, ठीक है, फिर उनके इंसर्शन लिखोगे, उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और थोड़े डायग्राम अगर आपको आते हैं, बट इजीली आप डायग्राम बना दोगे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बोन्स। बोन्स में जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमरस दे दी, 22 बैच में स्कैपुला आई थी, इस बार आपके फीमर या टीबिया में से कोई सी एक बोन आ सकती है, ठीक है। जैसे कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है कि है ना अपर लिम्ब की आगे तो क्रॉस में आता है जॉइंट कौन सा आएगा, जैसे अपर लिम्ब की बोन दिए तो लोअर लिम्ब का जॉइंट, लोअर लिम्ब की बोन दिए तो अपर लिम्ब का जॉइंट। और जॉइंट में भी मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। नी जॉइंट लास्ट 10 ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जॉइंट है, आराम से 5 से 6 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो नी जॉइंट तो आपको पढ़ के जाना है। फिर शोल्डर और एल्बो जॉइंट भी इसके इंपॉर्टेंट है, क्या तो देखो वही होता है, अपर लिम्ब की बोन दी थी किस बैच में, तो लोअर लिम्ब का जॉइंट दिया। और जैसा कि हमारे साथ, जैसा कि इन्होंने 21 बैच के साथ किया, वैसे ही 22 बैच के साथ इन्होंने क्या किया था, हमने देखा था कि इन पेपर में इन्होंने जो 22 बैच में इन्होंने दी थी स्कैपुला बोन, और जॉइंट में इन्होंने हिप जॉइंट दे दिया था, वही ऊपर की बोन दी और नीचे का जॉइंट। तो हम देखते हैं ज़्यादातर जो हमने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखे हैं उनमें ऐसा ही हो रहा है, एक अपर लिम्ब का अगर बोन दे रहे हैं, अपर साइड की रीजन की बोन दे रहे हैं, तो लोअर साइड की कह देंगे जॉइंट। आप ध्यान रखना क्रॉस में ही आता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम से 10 नंबर में इन्होंने पूछ लिया सेरिबेलम। सेरिबेलम में वही आप उसकी सर्फेसेस, उसकी लैंडमार्क, अब जैसे यहाँ पे सेरिबेलम के 22 बैच में इन्होंने सेरिब्रम की सर्फेसेस दी थी, ठीक है, वो हम आपको अगले लेक्चर्स में हम आपको सॉल्व करवाएंगे। इसमें क्या है कि आपको क्या लिखना, जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी सरफेस, इसकी बॉर्डर, इसके फोसास, इसमें कौन कौन से सेंटर होते हैं ये आपको बताएंगे, ठीक है। फिर इसकी जनरल ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल एस्पेक्ट। एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल, ये तो आप हर एक टॉपिक में लिखोगे, ठीक है। जैसे बोन्स का भी हमने आपको फॉर्मेट में पढ़ाई है, ओस्टियोलॉजी अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप फॉर्मेट में लिखोगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। और प्लस एक डायग्राम, आपको डायग्राम बना के आना है, इसको आयुर्वेदा से भी कोरिलेट करना है। और आपको लास्ट टिप ये है कि आपको आयुर्वेदा से इसको कोरिलेट करना है मॉडर्न को, प्लस ये जो डायग्राम है ये बना के आना है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है जिन जिन टॉपिक्स के हमने फॉर्मेट आपको बता रखे हैं उनको उसी फॉर्मेट में लिख के आना, जिससे कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए।
जो बच्चा पास होना चाहता है उसको इजीली पास हो जाएगा, और जिसको हाई स्कोर करना है, जिसको टॉप करना है, वो इजीली इस तरीके से अच्छे स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई आपकी क्वायरी हो या डाउट हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने डाउट काउंटर ही स्टार्ट करके वहाँ पे हमारी फैकल्टी आपको डाउट बताने के लिए है, तो आप वहाँ पे भी बिना हेजिटेट आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में इसको सर्कुलेट कर देना, जिससे कि उनका भी पेपर अच्छे जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम।